प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। इस कक्षा के माध्यम से हिंदी की चर्चित कहानी रोज के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोज कहानी जो आपके सिलेबस का विषय है, आपको द्वितीय खंड में पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोज कहानी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैं लिखवा रही हूँ, जिसे आप नोट कर लीजिए। आपकी सुविधा के लिए ये ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है, रोज कहानी का सारांश लिखिए। रोज कहानी का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न हो गया, रोज कहानी की समीक्षा कीजिए। रोज कहानी की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न, कहानी कला की दृष्टि से। कहानी कला की दृष्टि से रोज कहानी की समीक्षा कीजिए। चौथा प्रश्न, रोज कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न होगा आपका, रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण कीजिए। यह पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि इस कहानी में अगर देखा जाए तो मालती ही मुख्य पात्र के रूप में सामने आती है, इसलिए उसका चरित्र चित्रण ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। छठा प्रश्न आपका है, रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। फिर से सुनिए, रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह भी पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, रोज कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। उसके बाद से आठवां प्रश्न है, रोज कहानी के कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। आप लोगों ने 8 प्रश्न लिख लिया। ये सभी प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, काफी मिलते जुलते हैं। रोज इस पे अब आगे देखिए, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये बात तो आप समझ गए। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए जिन पाठ्य सामग्रियों की आवश्यकता है, उसे मैंने PDF के माध्यम से आप लोगों तक पहले ही प्रेषित कर दिया है, और ऐसा आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा। लेकिन यह ऑडियो कक्षा रोज कहानी और उसके कहानीकार के बारे में जानने और समझने में काफ़ी सहायक होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम कहानीकार के बारे में चलते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। बोलचाल की भाषा में इन्हें अज्ञेय कहा जाता है। एक छोटा सा नाम, क्योंकि नाम इनका बड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के कसिया क्षेत्र में हुआ था। किंतु अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान जो है वो पंजाब के करतारपुर में है। इनकी माता एक गृहिणी थी, जैसे आम लोगों की माताएं होती हैं, और इनके पिता जो थे, जिनका नाम हीरानंद शास्त्री था, वो पुरातत्ववेत्ता थे। चूंकि पुरातत्ववेत्ता थे, इसलिए अज्ञेय जी का जन्म पुरातत्व खुदाई शिविर में ही हुआ था। तो अज्ञेय जी के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आपका एक प्रश्न आ रहा है कि लेखक के बारे में अपने शब्दों में लेखक के बारे में बताएं, इसलिए अज्ञेय जी के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। अज्ञेय जी को कवि, शैलीकार, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। अभी मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन लिखाया है कि रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो ये मनोवैज्ञानिक क्या मतलब, कि मन के विज्ञान को पढ़ने वाला। तो इस कहानी का जो मोड़ है, ये अज्ञेय जी के समय से ही शुरू होता है।
अज्ञे जी से पहले जब प्रेमचंद्र थे तो फिर प्रेमचंद ने समाज को लेकर कहानियां लिखी। उन्होंने समाज को देखा कि इसमें क्या कुरीतियां हैं, क्या विडंबनाएं हैं, उन चीजों पर लिखा। लेकिन अज्ञे जी कहाँ जाते हैं? अज्ञे जी मानव मन की गहराइयों में उतरते हैं, इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक कथाकार भी हैं। और इसीलिए यहाँ से जब अज्ञे जी का पदार्पण होता है हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य कथा एक नया मोड़ लेती है। नए मोड़ के साथ ही ये हिंदी जगत में आते हैं। इनका बचपन जो है लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास जैसे प्रदेशों में बीता, इसलिए ये प्राकृतिक ही है कि मतलब उनको विभिन्न प्रकार के अनुभव और रहन सहन का ज्ञान था। इनका अगर एजुकेशन देखा जाए, शिक्षा इनकी, तो बीएससी करने के बाद ये अंग्रेजी विषय से एमए की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन इनका मन हमेशा साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति और कथाओं के प्रति खींचता रहता था। उसी समय एमए करने के दौरान ही हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। देश उस समय गुलाम था और आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो इसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण ये गिरफ्तार हुए और उसके बाद से इनके पढ़ाई में एक तरह से विराम लग गया। उस क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद अज्ञे जी ने प्रयोगवाद और नई कविता को हिंदी साहित्य जगत में स्थापित किया। प्रयोगवाद, प्रयोग शब्द ही ये पढ़ने से है कि जो प्रयोग किए जाए, नए नए प्रयोग, नए नए चीजों की खोज। तो हिंदी जगत में भी विज्ञान की तरह ही नए खोज आरंभ हुए और अज्ञे जी को सर्वदा से ये श्रेय जाता है कि उन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता को हिंदी साहित्य जगत में स्थापित किया, जो साहित्य जगत के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी मतलब कि पूर्ण तरह से परिवर्तन की मांग। ये परिवर्तन हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही मायने रखता है। अनेक जापानी कविताओं का इन्होंने हाइकू, जिन्हें कहा जाता है, अज्ञे जी ने हिंदी में अनुवाद किया, जिससे हिंदी साहित्यकारों को अन्य जगहों की कहानियां किस प्रकार लिखी जाती हैं, उनके साहित्य क्या हैं, इन सब चीज़ों की भी जानकारी प्राप्त हुई। अज्ञे जी का अगर व्यक्तित्व देखा जाए तो ये बहुमुखी व्यक्तित्व के आदमी थे, लेकिन रचनाओं में बहुमुखी थे। मतलब इन्होंने उपन्यास, कविता संग्रह, उसके बाद से कहानी संग्रह, अनेक चीज़ों की रचनाएं की। लेकिन ये इनका अपना जो पर्सनल व्यक्तित्व था वो एकांतमुखी था। ये बहुत एकांतमुखी और एकांत जगहों पे रहना ही पसंद करते थे। इनका ऐसे महान रचनाकार का देहांत जो है वो 4 अप्रैल 1987 को हो गया था। तो इसके बाद से मैंने पीडीएफ में इनकी रचनाओं का संग्रह भी दिया है, जो कविता, कहानी, जैसे इन्होंने अपने लाइफ में 3 उपन्यास लिखे, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी। ये तीनों उपन्यास जो हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मील के पत्थर साबित हुए और ये पहली बार था कि इतने गहराई से इनके उपन्यास और रचनाओं की यही विशेषता है कि पाठक, अगर सामान्य पाठक एक बार में पढ़े तो उसको ये समझ नहीं आता है कि अज्ञे जी कहना क्या चाह रहे हैं। ये उसको बार बार पढ़ने के बाद और एक अमिट छाप छोड़ जाता है। मानव ये सोचने पे, हर पाठक ये सोचने पे विवश हो जाता है कि आखिर अज्ञे जी ने ये बात कैसे, इतनी जल्दी ये बात कैसे मतलब कि पकड़ लिया, हर मानव मन को वो कैसे कुरेद सकते हैं। लेकिन ये उनकी रचनाओं की बहुत बड़ी खासियत है, जिसका मैंने पीडीएफ आप लोग को पहले ही भेज दिया है इनकी रचनाओं के बारे में। तो इस हिसाब से आप लोग का ये क्वेश्चन तो एकदम तैयार हो गया कि रोज कहानी के कहानीकार का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। अब हम आते हैं रोज कहानी पर, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। तो ये रोज कहानी इनकी बहुत ही चर्चित कहानी है, जो एक मध्यवर्गीय स्त्री की वेदना, संत्रास और उसके मशीनी जिंदगी पे लिखी गई है।
ये जो कहानी है वो आप अपने आसपास भी मध्यवर्गीय परिवारों में देखते होंगे, और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको, पूरी कहानी को पढ़ के और समझने के बाद आपको अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिख जाएंगे कि हाँ, इसी जीवन को वो लोग जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं बल्कि उस जीवन को एक तरह से काट रहे हैं, बिता रहे हैं, क्योंकि वो जीवन में आ गए हैं। तो ये उनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी है। 1934 में यह कहानी लिखी गई थी। जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय इसका नाम गैंग्रीन था। गैंग्रीन एक बीमारी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार का कांटा होता है जो लोगों के पांव या हाथ में चुभ जाता है, और चूंकि पहाड़ी लोग अशिक्षित हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत केयरलेस हैं, तो वो इस चीज को एक समझते हैं कि एक कांटा अगर चुभा हुआ है, इसको कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और वही एक बहुत बड़े बीमारी का रूप धारण कर लेती है, जिसके वजह से उस अंग को काट के पूरी तरह से हटाना पड़ता है। तो इस कहानी का नाम प्रारंभ में उन्होंने गैंग्रीन ही रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम रोज कहानी उन्होंने रख दिया, क्योंकि रोज कहानी रखने के पीछे एक और है कि ये कहानी सुबह से प्रारंभ होती है और रात तक खत्म होती है, मतलब एक दिन के दिनचर्या पर आधारित यह कहानी है। रोज का, चूंकि अब देखिए, रोज का अगर आप सामान्य अर्थ ही ले तो प्रतिदिन, रोज का अर्थ ही हुआ कि प्रतिदिन। तो ये एक दिन के कहानी पर, एक दिन के दिनचर्या पर, किसके, मालती के एक दिन के दिनचर्या पर ये लिखी गई है। और इस कहानी को कहानीकार ने मैं शैली में लिखा है। मैं शैली मतलब कि स्व अनुभव में की प्रचुरता होती है। इसमें ये भी एक लेखक भी स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसको एक प्रेम, इनकी कहानियों के बारे में अगर देखिए तो जहां से प्रेमचंद्र की कहानियां विराम लेती हैं, वहां से अज्ञे की कहानियां अपना प्रारंभ लेती हैं। रोज कहानी का आरंभ ही नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होता है। जैसे शुरुआत ही कहानी का है कि हम पांव रखते हैं, उस आंगन में सुनापन था और ऐसा प्रतीत होता था कि सांप की कोई छाया है यहाँ, सांप की कोई छाया। मतलब कि कहानी का आरंभ ही एक नकारात्मक ऊर्जा को लिए हुए शुरू होता है। कहानी की कथा वस्तु में दृश्य विज्ञान का आधिक्य है। इस वजह से कहानी के सामान्य पाठकों के लिए इसे एक बार में समझ पाना लगभग कठिन है। इस कहानी को समझने के लिए इसके कथ्य को समझना आवश्यक है। तो हम इसलिए रोज कहानी की कथा वस्तु को देखते हैं कि इस पर चलते हैं, मूल विषय पर। रोज कहानी मध्यवर्गीय स्त्री मालती के कुछ वर्षों के जीवन पर आधारित है। कहानी एक ही दिन कही जा रही है, एक ही दिन के लिए, लेकिन ये फ्लैशबैक में, मतलब कि पहले की जो यादें हैं कुछ, वो उसी दिन में, एक ही दिन में वो समाहित होते रहती हैं। जीवन पर, कुछ ही वर्षों के जीवन पर आधारित है। मालती एक बच्ची है जो कि बहुत ही चपल है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। बड़ी होने पर उसकी शादी कर दी जाती है, वो एक डॉक्टर से, जो कि एक संभ्रांत परिवार माना जाता है, एक बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती है। समय बीतने के साथ उसको एक बच्चा भी होता है, वो एक बच्चे की माँ बनती है। लेकिन एक युवती के जीवन में शादी के बाद का जो परिवर्तन होता है और उसका जो जीवन संघर्ष होता है, वो इस कहानी की मूल संवेदना और मूल कथ्य है कि क्या क्या परिवर्तनें एक लड़की के जीवन में आती हैं शादी के बाद, और वो किस तरह से एक चंचल चपल युवती गंभीरताओं को धारण कर लेती है और उसके लिए एक मशीनी जिंदगी, यंत्रवत जिंदगी को जीने लगती है। मालती की कथा का बयान उसका दूर के रिश्ते का भाई, जो कि मैं शैली में करता है, वो अपने आप को मालती के भाई से अधिक उसका सखा या मित्र बताता है। मतलब लेखक अपने आप को उसका भाई जरूर कहता है कि हम उसके दूर के भाई हैं, लेकिन वो
इस चीज को बताता है कि मैं उसका भाई कम, लेकिन मेरा और उसका रिश्ता एक सखा या मित्र की तरह ज्यादा रहा है। अमीधा शैली में लिखी गई इस कहानी का नायक स्वयं कहानीकार है। कहानी में अधिकांश अवसर पर कहानीकार की सोच, समझदारी, परख, विवेचन और दृष्टि के अभाव मतलब माध्यम से ही व्यक्त किया गया है। मतलब वो कुछ जो देखता है मालती के बारे में, तो फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है, वो पीछे की घटनाओं को याद करने लगता है। वो मालती की सुस्ती को देखता है तो उसकी चपलता को याद करता है। मालती एक पेपर के छोटे से टुकड़े को पढ़ रही होती है तो उसको याद आता है कि ये वही मालती है जो पढ़ाई करने के लिए पिटाई खाती थी। तो ये सारा चीज उसके दृष्टि में घूमने लगता है। मालती कहानी की नायिका है, उसके पति का नाम महेश्वर है जो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। मालती को टिट्टी नामक एक छोटा बच्चा है जो कि अगर कहा जाए तो उसका एक संपूर्ण परिवार है, एक स्त्री का। और यह परिवार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित एक सरकारी क्वार्टर में रह रहा है। जिस समय लेखक वहां पहुंचता है उस समय पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का भी इसमें वर्णन किया गया है कि पहाड़ी जीवन में का सामना करना सामान्य बात नहीं है। कितना मतलब कठिन होता है पहाड़ी जीवन को जीना। सरकारी घड़ी के घंटा जो बजता है घड़ी के अनुसार, उसी के अनुसार दिनचर्या चलती है। जरूरत और आवश्यकता की चीजें जो हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। वो उनका शर्त निर्धारित है कि ये चीज इतने ही दिन पे आएगा और इसको इतना दिन चलाना है। पानी के लिए भी समय निर्धारित है, हर चीज के लिए। मतलब उसमें आपको पहाड़ी जीवन के अनुसार अपने आप को ढालना है। पहाड़ी जीवन आपके अनुसार नहीं ढल सकता है, यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है। और इसी के दरमियान वो कहानी के दरमियान ही वो पति और से वार्तालाप करते हुए और कहानीकार से गैंग्रीन नामक बीमारी का चित्रण होता है, जिसमें वो मालती बताती है कि कैसे कांटा चुभने पे ये पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। उसकी नज़रों में ये लगता है कि एक छोटा सा कांटा चुभने के लिए पैर और हाथ काटना क्या जरूरी है। लेकिन ये कैसे उस चीज को डॉक्टर बताते हैं कि अगर ये लोग सावधानी नहीं करते, पहले ही ध्यान देते, तो ये गैंग्रीन नामक बीमारी होती ही नहीं। कांटा चुभने के साथ ही अगर वो इस चीज पे ध्यान देते, लेकिन चूंकि वो अशिक्षित हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो जहर की तरफ फैलने लगता है, जिससे उस पूरे अंग को काट के हटाना पड़ता है। नहीं तो वो आदमी मृत्यु भी को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये मजबूरी है डॉक्टर की कि वो उस अंग को काट के हटा दे उस आदमी का जीवन बचाने के लिए। रोज कहानी के माध्यम से इसका दूसरा तथ्य पे आए तो रोज कहानी के माध्यम से अंग्रेजी मालती के माध्यम से भारतीय स्त्री की जीवन गाथा का मनोवैज्ञानिक और वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, कहने के लिए मालती के पास सब कुछ है, जैसे सरकारी नौकरी करने वाला एक डॉक्टर पति जो भारतीय स्त्री के लिए सौभाग्य का सूचक है, एक पुत्र भी है जो स्त्री जीवन की पूर्णता का द्योतक है भारतीय समाज में, और जरूरत की वो सारी चीजें, वो काम अभी आई है लेकिन उसके यहाँ काम करने वाली दाई नहीं है, लेकिन उसकी तलाश जारी है कि वो आके सारे कामों को कर दे। ये सारा कुछ होते हुए जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सारी चीज उसके पास मौजूद है, लेकिन मालती के जीवन में रंग नहीं है, उत्साह नहीं है, उसका जीवन उमंग से खाली है। वो इसीलिए पूरे समय कहीं खोई खोई रहती है, जैसे लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ तलाश रही है। दिनचर्या में रोज वे सभी चीजें हो रही हैं जिनसे जीवन चलता है एक सामान्य व्यक्ति का, जैसे उठ के नाश्ता बनाना, खाना, फिर इस समय बर्तन धोना, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, सारी चीजें रोज की तरह चल रही हैं।
लेखक के अनुसार मालती के आंगन में सुनापन है और सांप की कोई छाया है, जिससे लाइन से वो कहानी का प्रारंभ कर रहे हैं कि उसके आंगन में कदम रखते ही लगा कि आंगन में सुनापन और सांप की छाया है। एक हंसती खेलती अल्हड़ सी युवती कैसे एक शांत और नीरस महिला के रूप में तब्दील हो गई है, ये देख के लेखक को आश्चर्य होता है। जीवन की गतिशीलता, सरसता और माधुर्य कहीं खो गया है उसका। वो सिर्फ एक मशीनी रूप में बदल गई है। वो यंत्रवत जीवन जी रही है। जहाँ एक सुंदर, स्वस्थ और सुडौल महिला का शरीर था जब वो युवती थी, तो वो शरीर अब नर कंकाल के रूप में रह गया है। वो किसी भी तरह अपने इस जीवन की गाड़ी को खींच रही है। मतलब उसका जीवन वो जी नहीं रही है, अपने जीवन को खींच रही है। एक दिन के दिनचर्या पर आधारित यह कहानी रोज जो है स्त्री जीवन के त्रासदी को रेखांकित करने में पूर्णतः सफल हुआ है। लगभग हर मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री की यह त्रासदी है, आज भी है। भारत बहुत विकसित हो चुका है, विकासशील देशों में शामिल हो चुका है, लेकिन मध्य वर्ग की स्त्री इसी संत्रास में जी रही है जो ये रोज कहानी में व्यक्त किया गया है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि कहानी में मालती अधूरे जीवन की अभिव्यक्ति में ही समाप्त हो जा रही है। तो जो लेखक के अधूरे मनोभाव की भी प्रस्तुति है। इसमें हम लेखक को मित्र और सखा कहते हुए पाते हैं, जो उसके मनोभाव को व्यक्त करता है। लेखक ने स्वयं ही अपने मनोभाव को अधूरे रूप में व्यक्त किया है। इस कहानी में वो अपने मनोभाव को पूरे रूप में नहीं व्यक्त कर पाए हैं। ये मनोवैज्ञानिकता का एक बहुत बड़ा ही क्या है, इसको कहेंगे सिंबल है। ये कहानी की भाषा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भाषा अत्यंत सहज, सरल और ग्राह्य है। परंपरागत कहानीकारों से अज्ञे की कथा कहने की शैली एकदम भिन्न होती है, जो हर कहानी में उनके है। कहानी के कथ्य को स्पष्ट करने के लिए घटना मूलक परिदृश्य उपस्थित कर दिया गया है। अगर संवाद की दृष्टि से देखें तो रोज कहानी में सटीक और सफल संवाद हैं। संवाद यद्यपि कि बहुत कम है, लेकिन जो भी संवाद हैं वो बहुत ही सटीक और सफल है। कथानक को विस्तार देने वाले हैं और कहानी के पात्र स्थानीय वातावरण, भूगोल और मनोविज्ञान के आधार पर संवाद को स्थापित करते हैं। कहानी के पात्र अपने चरित्र की दृष्टि से सजग और सतर्क हैं। आयतन की दृष्टि से कहानी के पात्रों की संख्या आवश्यकता अनुसार ही है, मतलब पात्रों की भीड़ नहीं है। अगर पूरे पात्रों को गिन दिया जाए तो 4 पात्र ही इसमें, एक मालती का पति जो कहानीकार जो मैं शैली में कहानी कह रहा है, एक पुत्र टिट्टी और एक मालती, बस यही पात्र हैं, जिससे मतलब कि कोई भी आवश्यकता से अधिक पात्रों की अधिकता नहीं है। शैली की दृष्टि से अगर देखें तो अज्ञे द्वारा रचित रोज कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस्सा गोई की दृष्टि से पारंपरिक कहानियों से बिल्कुल भिन्न हटकर अज्ञे ने स्थिति और परिस्थिति का वर्णन किया है। यह वर्णन घटना और मनोविज्ञान दोनों का समावेश करके तब रोज कहानी का वर्णन किया गया है। रिपोर्टाज शैली में लिखी गई यह कहानी कला के निर्धारित मानदंडों से भिन्न जाकर समीक्षा की मांग करती है। मतलब कहानी जहाँ समाप्त होती है वहाँ पाठक के मन पर एक समीक्षा का भाव आता है कि आखिर इस कहानी में लेखक कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ होती हैं वो स्पष्ट कुछ नहीं कह के वो पाठक के लिए भी बहुत चीज़ सोचने के लिए छोड़ देती हैं कि पाठक अपने मनोविज्ञान के आधार पर इस कहानी का क्या मतलब निकाल रहा है। तो उसी प्रकार रोज कहानी भी है। रोज कहानी का अगर उद्देश्य का विश्लेषण देखें तो 4 भागों में विभाजित कर इसके उद्देश्य को हम विश्लेषित कर सकते हैं। पहला है कहानी के कथ्य के अनुसार अगर हम देखें तो पहला कथानायक और नायिका जो आपसी रिश्ते में सखा सखी हैं के अव्यक्त मन की पीड़ा का वर्णन है। कहानी के कथ्य के
पहले कथानक में अगर देखा जाए तो नायक और नायिका जो आपसी रिश्ते में सखा और सखी हैं कि अव्यक्त मन, यहाँ ध्यान दीजिए, अव्यक्त मन की पीड़ा का वर्णन है। दूसरा, मध्यवर्गीय स्त्री की वेदना, संताप और सहनशीलता के साथ भारतीय गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं कलात्मक उद्घाटन किया गया है। तीसरा जो है, पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली जानलेवा बीमारी गैंग्रीन का वर्णन है। और चौथा, मध्यवर्गीय स्त्री पुरुष के असफल पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। यहाँ असफल पारिवारिक जीवन इसलिए क्योंकि मालती एक यंत्रवत जीवन जी रही है। डॉक्टर साहब का जहाँ तक सवाल है तो वो अपना ज़्यादा समय अस्पताल में देते हैं, बीमारियों में उलझे रहते हैं। एक कहानी के एक जगह पे जब जो मैं शैली में लिखा हुआ कहानीकार है पूछते हैं मालती से कि डॉक्टर साहब कब जाते हैं हॉस्पिटल, तो उसका जवाब आता है वो तो उठने के साथ ही चले जाते हैं। ये क्या है कि मतलब वो अपने परिवार में कहीं भी नहीं है, बहुत कम समय के लिए वो पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं और उनका ज़्यादा समय जो है वो हॉस्पिटल में जा रहा है। इसलिए वो बच्चा का भी एक संदर्भ आया है कि जहाँ बच्चा रो रहा है और डॉक्टर बैठे हैं, तो जब लेखक कहता है कि बच्चा रो रहा है तो कहते हैं कि ऐसे ही चिड़चिड़ा हो गया है, अपने आप चुप हो जाएगा। ये बच्चे के प्रति उनकी उदासीनता को मतलब कि दृष्टिगत करता है। तो ये है, इसलिए इसको असफल स्त्री पुरुष के संबंध की कहानी भी कहा जा सकता है। कहा नहीं जा सकता बल्कि एक तरह से ये है ही। तो 1934 में लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अधूरी जिंदगी को जी रहे हैं, जिन्होंने माता पिता ने नाता रिश्ता जोड़ दिया है, तो इसलिए उस जीवन को एक बोझ की तरह बिताए जा रहे हैं। तो ये कहानी आज जो 1934 में लिखी गई थी, आज भी एक प्रासंगिक कहानी है। और पाठक जब इस कहानी को पढ़ता है तो ध्यान से जब पढ़ता है तो वो अपने आप को किसी न किसी पात्र के रूप में स्वयं को पाता है या अपने आसपास के लोगों को पाता है कि हाँ, ये चरित्र, ये तो मेरे अंदर की कहानी है, ये भाव तो मेरे अंदर का है, जो अज्ञे जी ने अपने कहानी में कहा है या लिखा है या वो व्यक्त कर रहे हैं। ये अज्ञे जी की कहानी की सबसे बड़ी सफलता है। इस प्रकार से रोज कहानी अज्ञे की श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानीकार है और उन्हें एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। यही इस कहानी का सर्वप्रमुख विशेषता भी है और वैशिष्ट भी है। आशा है कि आप लोग इस कहानी को अब समझ गए होंगे। इसके बाद जब आप लोग PDF नोट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और जितने क्वेश्चन लिखाए गए हैं उन सारे के जवाब आपको इन कहानी के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।